अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बुलंद ख्वानी की और उसको समझा। उम्मीद है कि आपने भी उसको अच्छी तरीके से पढ़ा होगा और उसको समझा होगा और उसको अपनाने की कोशिश भी की होगी, और उसके साथ साथ आपने उसका तहरीरी काम भी अपनी कॉपी में किया होगा। आज जो है हम सबक नंबर 2, उन्वान असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया। मुसन्निफ़ ने लड़कियों के हवाले से माशरे के अंदर बुनियादी तौर पर तालीम के हवाले से उसकी अहमियत को बयान किया है कि लड़कियों के लिए तालीम का हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दाना लोग ये कहते हैं कि अगर मर्द तालीम याफ्ता होने के साथ साथ दीनदार हो तो दीन जो है घर में आ जाता है, और अगर लड़की तालीम याफ्ता होने के साथ साथ दीनदार हो तो दीन जो है नस्लों में मुंतकिल हो जाता है। तो इसीलिए माशरे में लड़कियों को तालीम दिलवाना ज़रूरी है। आइए तलबा, हम बुलंद ख्वानी की तरफ बढ़ते हैं। आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 49 को खोल लीजिए। तारुफ़ मुसन्निफ़। डिप्टी नज़ीर अहमद, विलादत 1831, वफ़ात 1912। शम्सुल उलमा ख़ान बहादुर मौलाना नज़ीर अहमद ज़िला बिजनौर हिंदुस्तान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अपने गाँव में हासिल की। बाद में तालीम का शौक़ इन्हें दिल्ली ले आया। यहाँ मौलवी अब्दुल खालिक के हल्क़े दर्स में दाखिल हुए। दिल्ली कॉलेज से अदब, अरबी, फ़लसफ़ा और रियाज़ी की तालीम हासिल की। अंग्रेज़ी ज़ाती मेहनत और कोशिश से पढ़ी। मुलाज़मत का आगाज़ ज़िला गुजरात पंजाब से मुदर्रिस की हैसियत से किया। बाद में तरक्की कर कर इंस्पेक्टर मदारिस हो गए, फिर तहसीलदार और बाद अज़ा अफसर बंदोबस्त हुए। इसके बाद रियासत हैदराबाद चले गए। रिटायर्ड होने के बाद दिल्ली में आकर बाकी ज़िंदगी तसनीफ़ व तालीफ़ में बसर की। नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार कहा जाता है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने 7 नावल लिखे, जिनमें मिरातुल अरूस, तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त, बिनातुन नाश ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। तलबा, उम्मीद है कि आपको मुख्तसर सी बातें और तारुफ़ मुसन्निफ़ आपको समझ में आया होगा। आप इसकी दोबारा से बुलंद ख्वानी कीजिएगा। नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने तारुफ़ मुसन्निफ़ को पढ़ा था और उम्मीद है कि आपने भी उसकी अच्छी तरीके से बुलंद ख्वानी की होगी। तलबा, अब हम सबक की जानिब बढ़ रहे हैं। आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 50 को खोल लीजिए, और इसमें जो मुश्किल अल्फाज होते हैं, अगर आप बुलंद ख्वानी करते वक्त आपको परेशानी हो तो आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 192 पर जाकर मुश्किल अल्फाज के मायने को आप देख सकते हैं। वहाँ से आपको मदद मिल सकती है। आइए अब हम बुलंद ख्वानी की तरफ बढ़ते हैं। आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 50 को खोल लीजिए। आइए तलबा, अब हम बुलंद ख्वानी करते हैं। हकीम साहब के छोटे भाई फ़तहुल्लाह ख़ान बहुत मुद्दत तक वाली इंदौर की सरकार में मुख्तार कुल रहे और हज़ारों रुपए की अमलाक शहर में ख़रीद कर ली थी। बड़ी शान से रहते थे। डेवड़ी पर सिपाहियों का गार्ड, अंदर बाहर 30-40 आदमी नौकर, घोड़ा, हाथी, पालकी, बग्गी सवारी को मौजूद। फ़तहुल्लाह ख़ान की 2 बेटियां थीं, जमाल आरा और हुसन आरा। जमाल आरा नवाब इस्फंदयार ख़ान के बेटे से ब्याही गई थी। हुसन आरा की निस्बत नवाब जहाजर के ख़ानदान में हुई। इन लड़कियों की खाला शाह ज़मानी बेगम इसी मोहल्ले में रहती थी, जिसमें असगरी का मैका था।
इस मोहल्ले में तो असगरी की लियाकत का शोर था। लियाकत का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा वो मशहूर थी। शाह ज़मानी बेगम भी असगरी के हाल से खूब वाकिफ़ थी। शाह ज़मानी बेगम अपनी छोटी बहन हुस्न आरा की माँ से मिलने के लिए आईं। दुनिया का दस्तूर है कि कोई फ़र्द बशर रंज से खाली नहीं। अगर हर तरफ से खुशी ही खुशी हो तो इंसान खुदा को भूल कर भी याद ना करे। शाह ज़मानी की छोटी बहन सुल्ताना को दुनिया के सब ऐश मुयस्सर थे, लेकिन लड़कियों की तरफ से रंजीदा खातिर रहा करती थी। हुस्न आरा के मिजाज की उफ्ताद का मतलब होता है दुख या मुसीबत, ऐसी बुरी पड़ी थी कि अपने घर ही में सबसे बिगाड़ था। ना माँ का लिहाज, ना आपा का अदब, ना बाप का डर। नौकर हैं कि आप नाला हैं, लौंडियाँ हैं कि अलग पना मांगती हैं। गर्ज हुस्न आरा सारे घर को सर पर उठाए रहती थी। शाह ज़मानी बेगम के आने से चाहिए था कि बड़ी खाला समझकर हुस्न आरा घड़ी दो घड़ी को चुप होकर बैठ जाती। क्या ज़िक्र, शाह ज़मानी बेगम को पालकी से उतरे देर ना हुई। पालकी उस डोली को कहते हैं जिस पर सवार करके लोग लेकर आते हैं कि लगातार 2-3 फरियादें आईं कि बेगम साहिब देखिए, छोटी साहबजादी ने मेरी नई ओढ़नी लीर कर डाली। लीर का मतलब होता है फाड़ डालना या टुकड़े टुकड़े कर देना। अब मुझे कौन बना कर देगा। गुलाब बिलबिला उठी कि हाय, मेरा कान खूना खून हो गया। बावर्ची खाने से मामा ने दुहाई दी, अच्छी खुदा के लिए कोई इनको समझाता। सालन की पतीलियों में मिठाइयाँ भर भर कर रख कर झोंक रही हैं। शाह ज़मानी बेगम ने आवाज़ दी, हुस्ना यहाँ आओ। खाला की आवाज़ पहचान बारे हुस्न आरा चली आई, लेकिन ना सलाम ना दुआ। हाथों में राख, पाँव में कीचड़, इसी हालत में दौड़ खाला से लिपट गईं। खाला ने कहा, हुस्ना तुम बहुत शौक़ी करने लगी हो। हुस्न आरा ने कहा, इस सुंबुल चुड़ैल ने फरियाद की होगी। ये कहकर खाला की गोद से निकल लिपक कर सुंबुल का सर खसोट लिया। बोतेरा खाला ई करती रहीं, एक ना सुनी। शाह ज़मानी बेगम अपनी बहन की तरफ मुखातिब होकर बोली, बुआ सुल्ताना, इस लड़की के लिए तो खुदा के वास्ते कोई उस्तानी रखो। शाह ज़मानी बेगम, उई बुआ, तुम्हारी भी कहावत वही है। ढंडोरा शहर में बच्चा बगल में, ख़ुद तुम्हारे मोहल्ले में मौलवी मोहम्मद फ़ाजिल की छोटी बहू लाख उस्तानियों की एक उस्तानी है। तलबा, उम्मीद है कि आपको इब्तदाई तौर पर ये बुलंद ख़्वानी समझ में आई होगी। आप इसकी दोबारा से बुलंद ख़्वानी कीजिएगा। नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियोस में हमारा बुलंद ख़्वानी का सिलसिला जारी है। उम्मीद है कि आपने भी उसकी अच्छी तरीके से बुलंद ख़्वानी की होगी और उसको समझा होगा। मज़ीद बुलंद ख़्वानी की तरफ हम बढ़ते हैं। आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 52 को खोल लीजिए। सुल्ताना, मुझको आज तक इत्तला नहीं, देखो मैं आदमी भेजती हूँ। ये कहकर अपने घर की दारोगा को बुलाया। दारोगा का मतलब होता है काम करने वाला या वाली। मानी जी, कोई मौलवी साहब इस मोहल्ले में रहते हैं। बाजी, अम्मा कहती हैं इनकी छोटी बहू बहुत पढ़ी लिखी हैं। देखो, अगर उस्तानी गिरी की नौकरी करें तो उनको बुला लाओ। उस्तानी गिरी अगर वो पढ़ाने का इरादा रखती हों। मानी जी मौलवी साहब के घर आईं। मोहम्मद कामिल की माँ से साहिब सलामत हुई, सलाम दुआ हुई। मानी जी, तुम्हारी छोटी बहू कहाँ है? मोहम्मद कामिल की माँ, कोठे पर। मानी जी, मैं उनके पास ऊपर जाऊंगी। दयानतुन्निसा, बहू साहिब यहीं आ जाएंगी। तमीज़दार बहू के नीचे उतरने का वक्त आ गया था, क्योंकि असर की नमाज़ पढ़कर असगरी नीचे उतर आती थी और मगरिब और इशा दोनों नमाज़ें पढ़ा करती थी। असगरी को मानी जी ने
देखा तो बातों ही बातों में इतना कहा कि बेगम साहिब को अपनी छोटी लड़की का तालीम कराना मंजूर है। यानी छोटी जो बेगम साहिबा हैं वो पढ़ाने का इरादा रखती हैं अपनी बेटी को। बड़ी बेगम साहिब ने आपका ज़िक्र किया तो बेगम साहिब ने मुझको भेजा। असगरी, दोनों बेगम साहिबों को मेरी तरफ़ से बहुत सलाम कहना। मेरा जी भी बहुत चाहता है कि बेगम साहिब की लड़की को पढ़ाऊँ, लेकिन क्या करूँ, ना तो बेगम साहिब लड़की को यहाँ भेजेंगी और ना उनके घर मेरा जाना हो सकता है। मानी जी ने तनख्वाह का नाम तो ना लिया, लेकिन दबी ज़बान से इतना कहा कि बेगम साहिब हर तरह से खर्च पात की ज़िम्मेदारी करने को मौजूद है। यानी कि पढ़ाने के दौरान जो भी अखराजात आते हैं वो उठाने को तैयार हैं। असगरी, ये सब उनकी मेहरबानी है, उनकी रियासत को यही बात ज़ेबा है, लेकिन उनके ज़ेरे साया हम गरीब भी पड़े हैं तो खुदा नंगा भूखा नहीं रखता। बिन दामों के लौंडी बनकर खिदमत करने को मैं हाजिर हूँ, और अगर तनख्वाहदार उस्तानी दरकार हो तो शहर में बहुत मिलेंगी। असगरी की गुफ्तगू सुनकर मानी लट्टू हो गई। लट्टू का मतलब ये होता है फरेफ्ता हो जाना। हर चंद के नवाबी कारखाने देखे हुए थे, मगर असगरी की शुस्ता तकरीर सुनकर, यानी कि पुरअसर तकरीर सुनकर दंग हो गई और माजरत की कि भी मुझको माफ़ करना। गर्ज मानी जी रुखसत हुई और वहाँ जाकर कहा, बेगम साहिब, उस्तानी तो वाकई में लाख उस्तानियों की एक उस्तानी है, जिसकी सूरत देखने से आदमी बन जाए, पास बैठने से इंसानियत सीखे, साया पड़ जाने से सलीका सीखे, हवा लग जाने से अदब पकड़े, लेकिन नौकरी करने वाली नहीं। तहसीलदार का मतलब होता है कि सूबेदार की बेटी है। रईस लाहौर के मुख्तार की बहू, घर में मामा नौकर हैं, दालान में चांदनी बिछी है, सोजनी गाँव तकिया लगा है, अच्छी खुश गुज़र इन ज़िंदगी, भला इनको नौकरी की क्या परवाह। शाह ज़मानी बोली, सच है बुआ सुल्ताना, तुमने मानी जी को भेजा तो था, लेकिन मुझको यकीन ना था कि वो नौकरी करेंगी मानी जी, लेकिन वो तो ऐसी आदमी हैं कि मुफ्त पढ़ाने को खुशी से राज़ी हैं। सुल्ताना ने पूछा, क्या यहाँ आकर? मानी जी, भला बेगम साहिब जो नौकरी की परवाह नहीं करता वो यहाँ क्यों आने लगा? सुल्ताना, क्या फिर लड़की वहाँ जाया करेगी? शाह ज़मानी, इसमें कबाहत की क्या बात है? सुल्ताना, खैर हुस्न आरा वहीं चली जाया करेंगी। तलबा, उम्मीद है कि आपको बुलंद ख़ानी का ये हिस्सा आपको समझ में आया होगा। आप भी इसकी दोबारा से बुलंद ख़ानी कीजिएगा। नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियोस में हमारा बुलंद ख़ानी का सिलसिला जारी है। उम्मीद है कि आप भी इसकी बुलंद ख़ानी कर रहे होंगे और इस सबक को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। मज़ीद बुलंद ख़ानी की तरफ बढ़ते हैं। आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 54 को खोल लीजिए। अगले दिन शाह ज़मानी बेगम और सुल्ताना बेगम दोनों बहनें हुस्न आरा को लेकर असगरी के घर आईं। दोनों बहनों ने असगरी से कहा कि मेहरबानी करके इसको दिल से पढ़ा दीजिए। असगरी, अव्वल तो ख़ुद मुझको क्या आता है, मगर 4 हर्फ बुज़ुर्गों की इनायत से आते हैं। इंशाअल्लाह इनके बताने में अपने मक़दूर भर दरेग ना करूँगी, यानी अपनी ताकत के मुताबिक कोशिश करूँगी और पीछे नहीं हटूँगी। चलते हुए सुल्ताना बेगम असगरी को अशरफ़ी देने लगी। असगरी, इसकी कुछ ज़रूरत नहीं, भला ये क्यों कर हो सकता है कि मैं पढ़वाई आपसे लूँ? सुल्ताना, अस्तग़फ़िरुल्लाह, पढ़वाई देने का हमारा क्या मुँह, बिस्मिल्लाह की मिठाई है। असगरी, हाँ, शुरू में तबरुक के तौर पर मिठाई बाँट दिया करते हैं, सो अशरफियाँ क्या होंगी? बच्चों का मुंह मीठा करने को सेर मिठाई काफ़ी है। ये कहकर दयानत की तरफ इशारा किया। वो एक काप भर कर नुक्तियाँ
लाइन असगरी से असगरी ने ख़ुद फातिहा पढ़कर पहले हुस्न आरा को दी और भरी काब यानी कि काब का मतलब होता है थाल दियानत को दी कि सब बच्चों को बांट दो। गर्ज दुनिया साजी की बातें हुआ कर शाहज़मानी बेगम चली गईं और हुस्न आरा को असगरी के हवाले कर गईं। तलबा, उम्मीद है कि आपको इस सबक की बुलंद ख़्वानी और मुसन्निफ़े ने जो लड़कियों के हवाले से तालीम की अहमियत को जो उजागर किया है काफ़ी हद तक आपको समझ में आई होगी। आप भी इसकी दोबारा से बुलंद ख़्वानी कीजिएगा और इसके बाद आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 55 और 56 पर जो तहरीरी काम है ये आपने करना होगा अपनी कॉपी के अंदर। तो नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।